सितंबर 2 में इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इमीडिएट इफेक्ट्स, वो टॉपिक हमारा खत्म हो गया था। हम पहुंचे थे द रशियन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। ठीक है, नाउ द रशियन रिवॉल्यूशन 1917 इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। कब हुआ था ये रिवॉल्यूशन? 1917 में। ठीक है, इट इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो उसी की वजह से रशिया है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से निकल गया, इसीलिए दिस इज एन इम्पोर्टेंट हिस्ट्री। ठीक है, द रशियन हैड बीन ओप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड बाय द सजार ऑफ रशिया। ठीक है, जैसे हमारे में पहले क्या था? ब्रिटिश राज नहीं, राजा वगैरह थे। ठीक है, उसमें भी अलग अलग आते थे। ठीक है, जैसे नहीं, आपने हिस्ट्री पहले से पढ़ना स्टार्ट किया हो तो आपको पता होगा मैत्रक वंश, लोधी वंश। ठीक है, ऐसे था आर्य समाज। ठीक है, ऐसे हमारे में भी अलग अलग राजा। मैत्रक वंश मतलब कि जो मैत्रक राजा था वो राजा थे, वो थोड़े साल के लिए एक राजा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, सारे मैत्रक। ठीक है, फिर लोधी वंश मतलब एक लोधी राजा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। ठीक है, तो एक थोड़े इतने जो साल है उसे एक वंश बोला जाता है। ठीक है, वैसे रशिया में भी किसका राज था? ऐसे सजार। ठीक है, इसका राज था पूरा उन्हीं का था। नाउ तो क्या लिखा है? द रशियंस हैड बीन ओप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड, मतलब वो जो राजाओं थे वो बहुत जुल्मी थे। ठीक है, प्रजा पर, वहां के लोगों पर वो क्या करते थे? ओप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड मतलब दमन करते थे उनका। ठीक है, नाउ द रशियन सजार वो इनहेरिटेड द पोजीशन। इनहेरिटेड द पोजीशन मतलब ऐसे गद्दी मिली हो बाप दादा की, वैसे ही उसे क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड द पोजीशन। दादा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे मिलती जाती हो। ठीक है, वेर ऑल डिक्टेटर्स एंड एंजॉयड अनकंट्रोल्ड रूल ओवर पीपल। और डिक्टेटर्स मतलब सरमुख्तियारशाह। सरमुख्तियारशाही मतलब कि जैसा खुद चाहो वैसे लोगों को रखो, लोगों की खुशी ना खुशी से उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, लोगों के पास कोई हक ही नहीं थे, कोई अधिकार ही नहीं थे। ठीक है, the Tsar were so cruel and pitiless on people that if anyone demanded for any rights, he was tortured, suppressed and severely punished or condemned to be sent to the bone-chilling and dead cold of Siberia. ठीक है, अगर कोई अपना राइट मांगने की कोशिश भी करे तो उन्हें क्या किया जाता था? टॉर्चर किया जाता था, उन पर दमन किया जाता था। और बोन चिलिंग, साइबेरिया रशिया का एक पार्ट है जहाँ पे बहुत ठंड, ऑलवेज 12 के 12 मंथ वहाँ पे ठंडी ही रहती है, वहाँ पे भेज दिया जाता था। ठीक है, चिल्ली नाम है ठंडी जगह, नाम चिल्ली। बोन चिलिंग मतलब चिल मतलब एकदम ठंडी, बोन चिलिंग मतलब कि आपकी अंदर की हड्डियों को भी वो चिल ठंडा कर दे, इतनी ठंडी। ठीक है, आप चिल्ड वाटर नहीं बोलते? हाँ। दिस अनकंट्रोल्ड एंड ओप्रेसिव सजारडम बिकेम द रीजन फॉर ग्रीफ, पॉवर्टी एंड सफरिंग अमोंग पीपल। इनका ये जो अनकंट्रोलेबल बिहेवियर था उसकी वजह से लोगों के पास पॉवर्टी, लोग पुअर हो गए थे, पॉवर्टी आ गई थी। और ग्रीफ मतलब कि वो हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनके पास उनका कोई हक ही नहीं था। ठीक है, द रशियन फार्मर्स, लेबरर्स एंड पीसेंट्स वेर नॉट गेटिंग इनफ इनकम डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, वहाँ के जो वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, फार्मर्स थे, पूरे दिन हार्ड वर्क करते थे, फिर भी इनफ इनकम उन्हें मिलती नहीं थी। दे बिकेम वेरी पुअर, जिसकी वजह से उनकी पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गेपोन अ लार्ज रैली वॉज टेकन आउट टू द सजार्स रेसिडेंस विंटर पैलेस 22 जनवरी 1905 संडे।
ठीक है। फादर गेपोन, उनकी लीडरशिप में लोगों ने एक जूथ बनाया, ग्रुप बनाया और सारे विंटर पैलेस, उसकी जगह रहने की जो उसका रेसिडेंस था उसका नाम था, सजाद रेसिडेंस का नाम क्या था? विंटर पैलेस। 22 जनवरी 1905 संडे को वो पूरी रैली उनके घर पर गई। These people were unarmed while some had the Sazar's picture in hand with captions like long live the little white lord of Russia written on it। ये लोगों के ये जो रैली पूरी निकली थी वो सारे अनआर्म्ड थे, किसी के पास कोई वेपन नहीं था, ठीक है। और किसी किसी के पास सिर्फ बैनर लगे थे जिसमें लिखा था कि लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया। रशिया के लिटिल वाइट लॉर्ड लॉन्ग लिव मतलब सजारडम खत्म हो जाए और रशिया है वो हमारी तरह ही डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए, वो वैसा चाहते थे। हाँ, तब इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं था, बट तब अमेरिका डेमोक्रेटिक था, ठीक है। तो वहां से लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में पता चला। नाउ द सजार्स आर्मी ओपन्ड फायर ऑन दिस इनोसेंट पीपल बिकॉज ऑफ विच thousands of innocent people died and the snow in Petersburg where the Tsar's palace was situated turned red with blood। ठीक है, सजार्स पैलेस कौन सा था? विंटर पैलेस। कहाँ पे था वो? पीटर्सबर्ग में, ठीक है। वहां के एक सिटी का नाम है पीटर्सबर्ग, ठीक है। वहां पे उस वक्त 22 जनवरी, जनरली हमारे यहाँ पे भी जनवरी में ठंडी होती है, ठीक है। तो वहां पे तो स्नोफॉल होता है, ठीक है। वो कंट्री हमसे बहुत ठंडा है, जैसे कि यूरोप एंड अमेरिका है वैसे ही, ठीक है, क्योंकि वो अर्थ के नॉर्थ पोल के पास है एकदम, ठीक है। तो वहां पे स्नोफॉल हो रहा था, तो जो व्हाइट बर्फ था ना वो पूरा ब्लड से रेड हो गया। क्यों? क्योंकि जो सजार की आर्मी थी उसने फायर ओपन किया, ठीक है, गन से सबको मार दिया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर डाइड, जिसकी वजह से जो व्हाइट स्नो था वो पूरा क्या हो गया? ब्लड से रेड हो गया। दिस डे इज नोन एज ब्लडी संडे इन हिस्ट्री। रशिया की हिस्ट्री में इस संडे को क्या माना जाता है? ब्लडी संडे। अराउंड दिस टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ रशियंस गोट प्रोवोक्ड एंड बिकेम रेस्टलेस एज द वीकनेसेस of the Tsardom had become obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russia-Japan war। इसके बाद लोग थोड़ा शांत हो गए थे, ठीक है, कोई रिवॉल्यूशन नहीं किया था, पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर डाइड। इतने सारे लोगों के मरने से लोगों के मन में वो गुस्सा तो था ही, सजारडम के ऊपर लोगों के मन में गुस्सा तो था ही, बट वो कुछ दिखा नहीं सकते थे। फिर 1905 और 1904-5 में जब जापान और रशिया के बीच में क्या हुआ? वॉर हुआ, ठीक है। जापान देखे तो साइज में, एरिया वाइज देखे तो जापान बहुत छोटा कंट्री है, इतना सा है, और रशिया इतना बड़ा है, ठीक है। तो इतने छोटे से कंट्री के सामने रशिया हार गया। इसका मतलब ये हुआ कि सजारडम है वो क्या है? वीक है, ठीक है। तो उनकी वीकनेस को देखकर जो 1902 में जो रिवॉल्यूशन में लोग मरे थे उनका गुस्सा लोगों ने निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि ये वीक है, ठीक है। नाउ in order to pacify the angry Russians, an announcement to call for a Duma legislative assembly which had not been called for years was made। ठीक है, रशिया में ऐसा रूल था कि थोड़े थोड़े साल में एक असेंबली बुला जाएगी, ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली। वहां पे कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, कंट्री को रूल करने के लिए अलग अलग रूल्स बनाए जाते थे, ठीक है। पर सालों से सजारडम, उसकी वजह से बहुत सालों से ये असेंबली सेट नहीं हुई, ठीक है। फिर लोगों ने 1904 और 5 में जब रशिया जापान के सामने हार गया तब लोगों ने फिर से रिवॉल्यूशन शुरू किया, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन को ठंडा करने के लिए फिर से ये ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली सेट की गई, ठीक है। इवेंचुअली फॉर सच ड्यूमा वेर कोल्ड, ठीक है। ऐसी 4 ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली बुलाई गई, एक के बाद एक।
ठीक है, बट बिफोर इट कैन टेक स्टेप्स टू सेटिस्फाई द सिटीजन्स इट हैड बीन कॉल्ड ऑफ। ठीक है, सिटीजन को सेटिस्फाई कर सके उसके रूल्स, उससे पहले ही वो असेंबली को क्या कर दिया, फिर से ऑफ कर दिया गया। इन 8 मार्च 1917, कितने सालों के बाद, अराउंड 12 ईयर्स के बाद, ठीक है, ऑन 8 मार्च 1917 द ओप्रेस्ड वर्कर्स ऑफ पेट्रोग्रेड कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक। एक कंपनी है पेट्रोग्रेड, वहां के वर्कर्स ने अराउंड 12 ईयर्स के बाद क्या किया, स्ट्राइक कर दिया। द सजार सेंड हिज ट्रूप्स टू सप्रेस दिस इवेंट। फिर से सजार ने इस इवेंट को सप्रेस मतलब बंद करने के लिए अपना ट्रूप मतलब अपनी आर्मी भेजी। बट द आर्मी रिफ्यूज्ड टू शूट दिस पीपल। पर आर्मी ने ही मना कर दिया कि अब हम इन लोगों को शूट नहीं करेंगे। तो सजार के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि उसी की आर्मी ने मना कर दिया कि हम लोगों को शूट नहीं करेंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट द रिवॉल्यूशन बिगेन। आर्मी ने जब शूट करने को मना कर दिया, क्या हो गया, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। आफ्टर द फॉल ऑफ द सजारडम द पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ केरेंस्की, लीडर ऑफ मेंशेविक ग्रुप। माइनॉरिटी ग्रुप था, ठीक है, ये मेंशेविक एक जगह का नाम है रशिया, ठीक है, मेंशेविक एक जगह है, वहां के ग्रुप ने, देखो सजारडम अब रिवॉल्यूशन की वजह से सजारडम तो खत्म हो गया, ठीक है, फिर मेंशेविक ग्रुप का एक लीडर था केरेंस्की, ठीक है, उसने अब रशिया पे लीड करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट फॉर लेनिन एवरीवन इन रशिया वेर हैप्पी विद द फॉल ऑफ द सजार। लेनिन लोग, अलग अलग माइनॉरिटी के ग्रुप होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, पंजाबी, मराठी होते हैं, ऐसे वहां पे वैसे ही होता है, ठीक है। तो जो लेनिन ग्रुप था वो एक खुश नहीं था सजारडम के गिरने से, क्योंकि वो उसी से बिलोंग करता था, ठीक है। बाकी सब लोग हैप्पी थे कि अब ये खत्म हो गया। बट लेनिन बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबरर्स एज प्रोपेगेटेड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक उनका लीडर था, लेनिन का लीडर, ठीक है। उन्होंने क्या समझाया था कि लेबरर्स है वो ऐसे सप्रेस्ड ही रहने चाहिए, मतलब कि वर्कर्स है वो हमारे नीचे दबके ही रहने चाहिए। वाइल द मेंशेविक ग्रुप बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिडल क्लास। मेंशेविक ग्रुप क्या बिलीव करता था कि लेबर्स मतलब कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका भी हमारे सिटी में, उनका भी हमारे सिटीजनशिप में इम्पोर्टेंस है, उन्हीं की वजह से आज हम है। ओब्वियसली लेबर वर्कर्स अपना काम करेंगे तभी तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल पाएगी ना, ठीक है, तभी अपर क्लास के लोग अपने पैसे कमा पाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों का ये मानना था कि मिडिल क्लास के लोग हैं उनका भी इम्पोर्टेंस है। As a result, Lenin instigated the Bolshevik against Mensheviks and in November 1917 declared the final revolution and got the reins in his hands. ठीक है, इसी की वजह से लेनिन ने, जो मोन्शेविक थे उनके सामने लेनिन ने एक बोल्शेविक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, फिर से बोल्शेविक की ही जीत हुई, ठीक है। एंड इन 1917 फिर से उनके हाथों में रशिया की लगाम आ गई, ठीक है। दिस केम टू बी नोन एज द सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ठीक है। इस रिवॉल्यूशन का नाम क्या दिया गया, सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। Thus the 300 years old Tsardom came to an end and for the first time Russia was without a Tsar. 300 years के बाद सजारडम खत्म हुआ। एफर्ट्स फॉर वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड में शांति लाने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए गए, ठीक है। ये जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तब तक अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वो खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमने आगे देखा था, आगे के लेक्चर में थोड़ी जर्मनी के साथ ट्रीटी की गई थी, ठीक है, जिसमें जर्मनी को बहुत सारा फाइन देना पड़ा था, ठीक है। वो फाइन की वजह से जर्मनी अनहैप्पी था, ठीक है। उसी की वजह से क्या स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बीच का जो टाइम था उसमें क्या कहा गया था, वर्ल्ड पीस लाने की,
वर्ल्ड में शांति लाने की ट्राई की गई थी। तो उसमें कौन कौन से इफेक्ट्स हुए थे? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस मतलब कि वर्ल्ड के जो भी नेशंस कंट्रीज है उनका एक लीग बनाया गया, मतलब एक ग्रुप बनाया गया, ठीक है। और जो भी डिसीजंस होते थे वो सारी कंट्रीज के साथ शेयर किए जाते थे। अगर कोई ओपोज करता है तो उस रूल को चेंज करने की कोशिश की जाती थी ताकि सारी कंट्रीज उसे सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। और सब वो रूल को मानेंगे, उससे सेटिस्फाई होंगे तो ऑब्वियसली एक दूसरी कंट्रीज के बीच में वॉर भी नहीं होगा, ठीक है। The horrors of the World War explained the absolute necessity of world peace to the nations of the world. ठीक है, the horrors मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जितना नुकसान हुआ था उनसे लोग डर गए थे, इसीलिए अब सारी कंट्रीज ऐसा मानती थी कि वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश करना चाहिए, जिसके लिए क्या बनाया गया? एक लीग बनाया गया। एंड फॉर दिस अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ट। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिसमें सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। सो इट बिकेम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट वर्ल्ड पीस, ठीक है। इसीलिए एक्टिवली एंड इमीडिएटली बहुत स्फूर्ति से काम करना पड़ेगा और इमीडिएटली जल्दी से वर्ल्ड पीस के बारे में सोचना पड़ेगा। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन had contributed substantially in the establishment of the League of Nations। तब उसी वक्त अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था वुडरो विल्सन, ठीक है, उसने एक्टिवली उस लीग में पार्टिसिपेट किया क्योंकि वो चाहता था कि वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। और उसने लीग ऑफ नेशंस बनाने का अपना प्रस्ताव रखा कि ऐसा कोई लीग बनाना चाहिए। The 14 points suggested by Woodrow Wilson were presented during the Paris peace process। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब पेरिस पीस प्रोसेस किया गया था तब वुडरो ने अपने 14 पॉइंट सजेस्ट किए थे, ठीक है, कि वर्ल्ड पीस लाने के लिए ये पॉइंट्स है, ये हमें फॉलो करने चाहिए। कब उसने रिप्रेजेंट किए थे? 10 जनवरी 1920 को। द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म, और जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन फॉर्म किया गया। एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, उसके एम्स क्या थे? फर्स्ट, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना एंड सिक्योर रखना पूरे वर्ल्ड को। कोई भी कंट्री है वो नीचे नहीं जानी चाहिए और किसी भी कंट्री को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, वरना वो वॉर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सारी कंट्रीज में पीस लाना और सबको सिक्योर करना। सेकेंड पॉइंट, every nation to respect the unity and integrity of other nations। ठीक है, सारे कंट्रीज को यूनाइट होकर रहना है और एक दूसरी कंट्री की इंटीग्रिटी मतलब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर की पॉलिसी जाने दो, ठीक है। टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप करना मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखे, ठीक है। टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन और मीडिएशन। अगर एक दूसरी कंट्री के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है, तो उसे वॉर से नहीं, नेगोशिएशन मतलब बात करके एक दूसरे के साथ चर्चा करके उसे सॉल्व किया जाए, या तो मीडिएशन मतलब अगर वो दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ चर्चा करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती है तो कोई तीसरी कंट्री को एक मीडिएटर की तरह रखे और उनकी मदद से पीस लाने की कोशिश करे, ठीक है। नाउ इफ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशन और इट्स मीडिएशंस इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज द रेबेल नेशन। अगर कोई भी कंट्री ये लीग ऑफ नेशन को सपोर्ट ना करे, उसके रूल्स को माने नहीं, तो उस कंट्री को रेबेल नेशन डिक्लेयर किया जाता था। द लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश्ड फॉर वर्ल्ड पीस did not manage to keep a control over the imperialist policies of the superpowers and in 1939 the second world war began। ठीक है, सुपरियलिस्ट कंट्रीज मतलब ऐसी कंट्रीज थी जो अपने पावर को बना के रखना चाहती थी,
लीग ऑफ नेशन उस कंट्रीज को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसीलिए 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये जो यहाँ पे लिखा है पॉलिसी ऑफ वॉर, उसे खत्म कर दिया गया था। मतलब कि उसके हिसाब से कोई भी कंट्री बड़ी बड़ी आर्मीज को नहीं रख सकती थी, बड़े बड़े फाइटिंग इक्विपमेंट्स नहीं रख सकती थी। ठीक है, फिर भी अमेरिका, उसका प्रेसिडेंट ये वुडरो विल्सन, उसी ने लीग ऑफ नेशन स्टार्ट किया था, पर फिर भी उसने खुद ने बड़ी आर्मी रखी थी, वेपन्स बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, चाइना, अमेरिका, जापान, ये सारी कंट्रीज ये लीग ऑफ नेशन के रूल्स को मान नहीं रही थी। जर्मनी, ठीक है, तो उन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी आर्मीज भी बनाई, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स भी बनाए, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। और उसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और अमेरिका आमने सामने आ गए और अमेरिका ने जापान के ऊपर दो हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर 2 एटम बम का डाले। ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर करके उनका एक पोर्ट था अमेरिका का, उसके ऊपर जापान ने बॉम्बिंग किया था। यस, जापान ने क्या किया था, एक पोर्ट था अमेरिका का, जैसे हमारे यहाँ पे पोर्ट होते हैं, याद है, पता है किसी को? कच्छ में है कंडला पोर्ट, मैंने आगे भी बोला था एक बार। ठीक है, वैसे पोर्ट होते हैं, तो अमेरिका का एक पर्ल हार्बर करके एक पोर्ट था, उस पोर्ट के ऊपर जापान ने बॉम्बिंग स्टार्ट कर दिया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो उसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर एटम बम। चैप्टर 4 में आया था इंग्लिश के ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। 2 देखो पीछे का है ना चैप्टर नंबर 3, उसी में उसके बारे में दिया गया है। देखो हिरोशिमा की फोटो भी दी गई है ड्यूरिंग न्यूक्लियर अटैक। हम तभी खींची होगी, ऐसे नहीं खींची होगी बेटा, सैटेलाइट्स ने अपने खींच ली होगी ना। देखो सैटेलाइट से वो कंटिन्यूअसली अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर वो फोटोज कैप्चर करते रहते हैं, अपने आप से ऑटोमेटिक होता है। तो जब हिरोशिमा पे ये बॉम्बिंग हुआ था तब सैटेलाइट के थ्रू ये पिक्चर क्लिक हो गया था। ऑब्वियसली वहां पे कोई फोटोग्राफर तो बिठाया नहीं गया होगा। सैटेलाइट से हाँ। दिखता है इतना दिखता है सैटेलाइट से। हाँ, तो कितना एटम ये भी है। हाँ, अरे बाबा ने नहीं सुनाई दे रहा बेटा, थोड़ी देर के लिए हटा दो। हाँ,